नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुमेनिया 247 पर। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए से उजाला होगा। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं अपने नए सेशन के अंदर। पिछली क्लास में जब आपने देखा होगा तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं, यानी क्या क्या चीज़ें हमको संविधान में दी गई हैं भाग 3 के अंदर, कि किन किन चीज़ों पर हम लोग को अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अधिकारों के साथ साथ और चर्चा होनी चाहिए कि क्या हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। तो बिल्कुल हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। उन्हीं मूल कर्तव्यों के ऊपर आज का ये पूरा का पूरा सेशन जो है वो बनाया हुआ है कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं। तो मूल कर्तव्यों की अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ पर जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों को बाद में ऐड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कैसे क्या चीज़ें हुई तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि एक नाम आता है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, इन्हीं के सिफारिश के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पे ही हमारे यहाँ पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन अंतर क्या है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने नाम लिया था 8 मूल कर्तव्यों का, कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी हैं, तो 8 हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर संविधान में जोड़ा कितने को गया, तो जोड़ा गया 11 को, यानी हमारे यहाँ पर मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मूल कर्तव्यों की संख्या हमारे यहाँ पर जोड़ी गई है। अब देखा जाए कि किस तरीके से चर्चा हुई, तो पहले ही मैंने बता दिया कि भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकों के लिए किसी भी प्रकार के मूल कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था। कहाँ जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के अंदर। और ये सन कब है, तो ये है आपका 1976। ये लाइन आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी कि मूल कर्तव्यों को कब ऐड किया गया। तो मूल कर्तव्यों को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी हैं वो ऐड हुई कब, तो 42वें संविधान संशोधन के भीतर 1976 के भीतर इसको जोड़ा गया। और कहाँ जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्यों को भाग 4 के अंदर, 4 क लिखते हैं इसको, तो भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद जो है वो 51 क, इसके अंदर मूल कर्तव्यों की चर्चा आपको मिलेगी। कहाँ से उठाया गया, या ये कहा जाए कि कहाँ से हम लोग एडॉप्ट किए हैं इस चीज़ को, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि मूल कर्तव्य जो हैं इनको अडॉप्ट किया गया रूस से। फंडामेंटल ड्यूटी में अगर प्रजातांत्रिक देशों की बात किया जाए तो प्रजातांत्रिक देशों में सबसे बढ़िया उल्लेख जो है, जापान के बाद भारत ही ऐसा देश है प्रजातांत्रिक देशों के अंदर कि जहां पर मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख, यानी कि एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन, ब्रीफली डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जापान के बाद भारत दूसरा देश है प्रजातांत्रिक देश जहाँ पर मूल कर्तव्यों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो ये तो फंडामेंटल चीज़ें मैंने बता दी कि क्या क्या मूल कर्तव्यों के भीतर है। फिर से डिफाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को कि हमारे यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति जिसने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, उसी के सिफारिश के अंदर भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के भीतर 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों को उठाया कहाँ से गया, तो रशिया से उठाया गया, रूस से उठाया गया। और कहाँ कहाँ पे चर्चा या स्पष्ट उल्लेख कहाँ पर मिला है, तो जापान पहला देश था जहाँ पर स्पष्ट उल्लेख मिला है, और उसके बाद भारत दूसरा ऐसा प्रजातांत्रिक देश है कि जहाँ पर मूल कर्तव्यों के भीतर स्पष्ट उल्लेख की चर्चा की गई है। कितने मूल कर्तव्य हैं सबके ऊपर डिस्कशन करूँगा, उसको शब्दशः तो नहीं डिस्कशन किया जा सकता, लेकिन आपको उसका बेसिक चीज़ बता दूंगा कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं, क्योंकि इनको हमको रटना नहीं है, इनको हमको समझने का प्रयास करना है कि मूल कर्तव्यों में क्या क्या ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो हमको निभाने हैं। पहली चीज़ तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जिस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसी तरीके से हमारे यहाँ पर मूल कर्तव्य हैं।
यानी कि इन दोनों को निभाने के लिए न तो राज्य के ऊपर न तो नागरिकों के ऊपर किसी भी तरीके का विधिक बाध्यता नहीं है कि नहीं आप करो, नहीं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। लेकिन ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, एक हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य है कि हमको निभाना चाहिए यदि हम भारत के नागरिक हैं तो। कुछ कुछ जगहों पर नियम भी बने हैं, वर्मा समिति पर भी बात करूंगा कि वर्मा समिति ने किस तरीके से इन चीज़ों को ऐड किया। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, इनसे आपको कुछ काम की चीज़ें निकल करके आ रही हैं, तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट के एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सअप नंबर पे PET लिख करके मैसेज कर दें ताकि इस सेशन से आप इजीली जुड़ सकें और सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से चल सके। चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं अपने मूल कर्तव्यों के ऊपर। कितने मूल कर्तव्य हैं? फिर से बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पर 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने बात की पहले स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, कब की चर्चा हुई, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर हमारे यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और एक 11वां मूल कर्तव्य बाद में ऐड किया गया। इसीलिए मैंने उसको 10+1 लिखा था कि 10 पहले थे, यानी कि जब पहली बार मूल कर्तव्यों की शुरुआत हुई तो 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया, यानी 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में हमारे साथ हैं। सबसे पहले अगर एक एक मूल कर्तव्यों पर डिस्कशन किया जाए तो सबसे पहला जो मूल कर्तव्य है, अगर उसकी आप बात करोगे तो पहले मूल कर्तव्य के अंदर कहा गया कि संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें। पहला मूल कर्तव्य हमारे यहाँ पर यही है कि संविधान का पालन करें, यानी हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई चीज़ें हैं उनको आपको फॉलो करना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। और साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि हमारे जो देश के जो आदर्श संस्थाएं हैं, जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रध्वज है, जो राष्ट्रगान है, इन सब चीज़ों का भी हमको सम्मान करना है। यानी आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ये हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर से डिफाइन कर रहा हूं कि पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमको संविधान का, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना होगा। जो भी हमारे आदर्श हैं, आदर्श का मतलब कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर या जहाँ जहाँ पर हमको योगदान दिया, इस तरीके की जितने भी आइडियल्स हमारे सामने हैं उनका, हमारी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका, जितने भी हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसका, हमारा जो राष्ट्रगान है उसका, इन सब का हमको सम्मान करना है। इसके लिए आपको फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इसको आप फॉलो करें। पहला रूल यही कहता है। दूसरे की बात करें तो कहा गया कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं उन सभी को हृदय में संजो करके रखना है और साथ ही साथ उनका पालन भी करना है। उच्च आदर्शों की शब्द की बात किया जाए तो यहाँ पर लिखा गया क्या, तो फिर से बोल दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करें। इसको मैंने 60 में लिख दिया है, उसमें लिखा गया कि उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी हैं महापुरुष हैं या जितने भी इस तरीके के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सबके आदर्शों को सबको हमको सम्मान करना है, सबका हमको हृदय में संजो करके रखना है और आवश्यकता पड़ने पर सबकी बातों का पालन भी करना है। उनके स्लोगन्स को भी हमको सपोर्ट करना है, यानी जो जो चीज़ें उन्होंने हमारी भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए बोली हैं, उन सब चीज़ों को सपोर्ट करना है। तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो तीसरा हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। कि हमारी जो भारत की एकता, फिर यहाँ लिख देता हूँ कि भारत की एकता,
अखंडता, प्रभुता की रक्षा करें। यानी हमको भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत की जो प्रभुता है उनका हमको सम्मान करना है और उसकी रक्षा करना है, ये भी कहा गया। और इसको कभी भी टूटने नहीं देना है, उसे अक्षुण्ण रखना है, उसे कभी भी टूटने नहीं देना है। ये हमारी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। चौथी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, कहा गया कि देश की रक्षा करें। यानी कि किसी भी बाहरी शत्रु या आंतरिक शत्रु से अगर कभी भी देश को खतरा होता है तो उस कंडीशन में आपको देश की रक्षा करनी है। और ये भी लिखा गया कि अगर आवाहन किया जाएगा, यानी आपको अगर कभी भी बुलाया जाएगा, कभी भी आपका आवाहन किया जाएगा, तो आपको देश सेवा के लिए तत्पर होना पड़ेगा। ये आपके मूल कर्तव्यों में शामिल है। यानी देश की रक्षा करनी है और आवाहन करने पर आपको साथ ही साथ राष्ट्र की सेवा के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, देश की सेवा के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। ये हमारी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है। पांचवें की अगर बात किया जाए तो एक लाइन इसमें बोली गई कि समरसता और भ्रातृत्व की भावना बनाए रखें। यानी भारत के जितने भी लोग हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, उन सबसे कहा गया कि सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। और साथ ही साथ कहा गया कि जैसी कोई भी ऐसी प्रथा जो महिलाओं का अपमान करती है, कोई भी ऐसी प्रथा जहां पर महिलाओं का अपमान समझ में आ रहा है, ऐसी प्रथाओं का हमको त्याग करना है। यानी कि इसको हम शॉर्ट में अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो कहा जा सकता है महिलाओं का सम्मान करें। यानी कहीं पर भी महिलाओं का अपमान पूरे भारतवर्ष में न करें अगर आप देश के नागरिक हैं तो ये हमारे 5 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। फिर से कह रहा हूँ, पहली फंडामेंटल ड्यूटी की संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। पहली फंडामेंटल ड्यूटी यही है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी की राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान किया जाए। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी की देश की एकता, अखंडता, प्रभुता, इन सब चीज़ों की रक्षा करें। चौथा कहा गया कि देश की रक्षा करें और आवाहन किया जाए, बुलाया जाए आपको, तो उस कंडीशन में देश की सेवा के लिए आपको उपस्थित होना चाहिए। समरसता और भ्रातृत्व, यानी देश के जितने भी नागरिक हैं उन सब में समरसता, यानी कि सब जो हैं वो एक जैसी, एक साथ प्रेम से रहें। भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा जो है वो हमारे यहाँ पर बना रहे। और साथ साथ ऐसी प्रथाएं जो महिलाओं को अपमानित कर रही हैं, ऐसी परंपराओं को हमको हटाना पड़ेगा। दूसरा कहा गया, या अगला जो छठवां हमारा पर है, वहां पर कहा गया कि हमारी सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का पालन करें। यानी किसी को भी अपमानित नहीं होने देना है। सामासिक संस्कृति यानी हम ऐसे संस्कृति या ऐसे कल्चर की बात कर रहे हैं, जैसे भारत के बारे में आपने सुना होगा कि अनेकता में एकता, कि भारत में हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग हैं और सबकी अलग अलग संस्कृति है। इसी संस्कृति को हमने नाम दिया सामासिक संस्कृति। और ऐसी संस्कृति ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। ये किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि इतने रंग के लोग, इतने वर्ग के लोग, इतने जाति के लोग, इतने धर्म के लोग एक साथ अच्छे तरीके से रह रहे हों। तो उसी को कहा गया कि हमारी जो सामासिक संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा को हमको समझना होगा, उसका पालन करना होगा और साथ ही साथ उसकी रक्षा भी करनी होगी। इसको हमने कहा गया। अगला जो नाम दिया गया उसमें कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण शब्द जब यूज़ किया गया तो आप समझ जाइएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं किस लिए। तो जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे पहाड़ हैं, जो हमारे वन हैं, जो जंगल हैं, जो पशु हैं, इन सब की हमको रक्षा करनी है। और साथ ही साथ उनके संवर्धन को भी हमको
प्रयास करना है कि उनकी संख्या बढ़े, उनका संवर्धन हो, वो लुप्त न हो, उनकी संख्या बढ़े। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि प्राणी मात्र के साथ दया का भाव रखें, कि हमको ये नहीं देखना है कि सामने वाला व्यक्ति है अथवा जानवर है। व्यक्ति है तो भी उसके साथ हमको प्रेम करना है, जानवर है तो भी हमको उसके साथ प्रेम करना है। ये हमारी 7वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि 7वां जो हमारा मूल कर्तव्य है वो डिफाइन करता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र से प्रेम करें। उसके अलावा 8वां जो नाम दिया गया उसमें कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड। उसके अलावा मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को बढ़ाएं। ये हमारी 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पर यूज किया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की जो भावना है, इन सबको हमको धीरे धीरे संवर्धन करना है और साथ ही साथ इन सबको हमको बढ़ावा देने का प्रयास करना है। ये चर्चा की गई हमारी 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी में। अगली जो फंडामेंटल ड्यूटी है 9वीं, वो लिखा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यानी कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जो सरकार की तरफ से आपको दी जा रही है, चाहे वो रोडवेज की बसें हो, चाहे वो रेल हो या कुछ भी इस तरीके का है, तो उसको कभी भी उसके अंदर तोड़ फोड़ ना करें। और साथ ही ये भी कहा गया कि आप उसको सुरक्षित करने का प्रयास करें, यानी कोई चीज़ बिगड़ी हुई है तो उसको बनाने का प्रयास करें, बिगाड़ने का प्रयास न करें। ये भी हमारी 9वीं फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10वां फंडामेंटल ड्यूटी हमारे क्या है, तो कहा गया कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष पर ले जाएं। यानी या तो व्यक्तिगत तौर पर या तो सामूहिक गतिविधियों से देश को हमेशा आप ऊपर उठाने का प्रयास करें। यानी कोई भी ऐसा कार्य न तो व्यक्तिगत रूप से या तो सामूहिक रूप से कोई भी ऐसा कार्य आप ना करें जिससे देश का अपमान हो। आपको हर क्षेत्र को, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसको आपको प्रयास करना है ऊपर उठाने का। कभी भी आपको नीचे ले जाने का प्रयास नहीं करना है। ये चीज़ रखी गई यहाँ पर। और साथ ही साथ अंतिम फंडामेंटल ड्यूटी की बात किया जाए तो कहा गया कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या माता पिता ना हो तो उस कंडीशन में जो भी उसका संरक्षक हो वो शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ये लाइन जोड़ी गई 11वें फंडामेंटल ड्यूटी के भीतर। तो ये हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर से एक एक को मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, जो लोग नहीं समझ पाए ध्यान से देख लें। पहली लाइन कहेगी कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रगान को, राष्ट्रध्वज को, इन सबको आपको सम्मान देना है। पहली फंडामेंटल ड्यूटी यही है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं उनके सम्मान को हृदय में सजो करके रखना है और उनको हमेशा सम्मान देने का प्रयास करना है। ये दूसरी फंडामेंटल। देश की एकता, अखंडता और प्रभुता की हमेशा रक्षा करनी है। ये आपकी तीसरी फंडामेंटल ड्यूटी है। चौथी फंडामेंटल ड्यूटी कह रहा है देश की रक्षा करें, कि आपका देश जो है उसकी हमेशा आपको बाहरी शत्रुओं से, आंतरिक शत्रुओं से हमेशा रक्षा करनी है। और साथ में अगर ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा, आपका आह्वान किया जाएगा, तो उस स्थिति में आपको देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना है। ये आपके मूल कर्तव्य हैं।
समरसता और भ्रातृत्व की भावना, यानी कि देश के जितने भी नागरिक हैं उन देश के नागरिकों में समरसता यानी एक जैसी और भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना को हमेशा बना करके रखना है। और कोई भी ऐसी प्रथा जो महिलाओं को अपमानित करती है उन प्रथाओं को हमेशा कहीं पर भी सपोर्ट नहीं करना, उन प्रथाओं का हमेशा विरोध करना है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का पालन करना है, यानी हमारे जो अलग अलग तरीके के वर्ग के लोग, जाति के लोग, धर्म के लोग हैं, उनकी जो संस्कृतियां हैं उन सारी संस्कृतियों की जो गौरवशाली परंपरा भारतवर्ष के भीतर बनी हुई है उस सामाजिक संस्कृति को हमको बना करके रखना है और उसका संवर्धन करने का प्रयास करना है। प्राकृतिक पर्यावरण, चाहे वो पहाड़ के रूप में हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, इस तरीके का सबको हमको रक्षा करनी है और साथ ही साथ प्राणी मात्र से प्रेम करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को बढ़ाना है, यानी हमको कहीं ना कहीं अपने एप्टीट्यूड में भी डेवलपमेंट लाना है, ये भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। उसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, बचाने का प्रयास करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करना है। और ये लास्ट में जोड़ा गया हमारे यहाँ पर 2002 के भीतर, 2002 में अनुच्छेद 51 क के अंदर जोड़ा गया क्या कि 6 से 14 वर्ष, जो आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान या शिक्षा का अधिकार शब्द जो आपने सुना होगा, उसके लिए वजह से उसके संवर्धन के लिए इसको जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष का यदि बच्चा है तो उसके माता पिता या संरक्षक जो भी उपस्थित हों उनको उन बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करना है। यानी ये आपके मूल कर्तव्य और मूल अधिकार दोनों के अंदर शामिल होने वाला पॉइंट है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में भी आता है और मूल कर्तव्य के अंदर भी आपका आता है कि माता पिता संरक्षक ये जो है इनको प्रयास करना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बीच का बच्चा जो है वो विद्यालय जरूर जाए, यानी कि वो शिक्षा जरूर ग्रहण करे। इसका प्रयास भी भारत सरकार द्वारा किया गया। तो ये हमारे पूरे के पूरे मूल कर्तव्य हैं। अब आ जाते हैं आलोचना पर कि कुछ आलोचनाएं भी हुई कि मूल कर्तव्यों पर जो संविधान को जानने वाले लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, उन्होंने आलोचनाएं भी की। क्या आलोचनाएं की? तो सबसे पहली आलोचना की बात किया जाए तो आलोचकों ने एक लाइन बोली कि ये जो मूल कर्तव्यों की जो सूची बनी है वो 11 जो संख्या है ये अभी पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अभी मतदान के ऊपर या मतदान के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, कर आरोपित किया जाता है या कर को अदायगी जो की जाती है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, परिवार नियोजन के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। यानी कि अभी ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं ये पूरे नहीं हैं। बीच बीच में जो एडिंग करनी होगी वो और भी ऐड करना जरूरी है। इसी वजह से इसको नाम दिया गया कि ये जो पूरा हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है इनकी जो लिस्ट है ये केवल इतनी नहीं होनी चाहिए, इसकी संख्या और ज़्यादा होनी चाहिए। एक आलोचना तो ये थी। दूसरी आलोचना क्या की गई कि ये जो हमारा मूल कर्तव्य है ये बड़ा ही अस्पष्ट है, बहुभाषी है, मतलब कई तरीके की भाषाओं का प्रयोग है और ऐसी भाषाओं की वजह से आम नागरिकों तक इसकी पहुंच जो है वो बड़ी ही कठिन है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक शब्द यहाँ पर यूज़ किया गया सामाजिक संस्कृति, या यहाँ पर एक शब्द किया गया यूज़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यहाँ पर इस तरीके के जितने भी शब्द हैं उच्च आदर्श, इस तरीके के शब्द जो हैं वो आम आदमी को समझने में थोड़े कठिन होंगे। संविधान की जब आलोचना की गई थी तो संविधान की आलोचना करते समय एक बोला गया था कि यह वकीलों का लिखा हुआ है, इसलिए इसकी भाषा जो है बड़ी तंग है। तो उसी तरीके का एक आरोप जो है वो मूल कर्तव्यों की सूची पर भी लगा कि पहला आरोप तो ये लगा कि मूल कर्तव्यों की सूची जो है वो अभी तक पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। अभी मतदान प्रणाली के ऊपर, कर अदायगी के ऊपर, परिवार नियोजन के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर मूल कर्तव्यों में कोई बात कही नहीं गई है। और दूसरा कहा गया कि इसकी भाषा जो है अस्पष्ट है और आम आदमी से पहुँच से बाहर है, ये भी एक कारण बताया गया। तीसरा जो इसके ऊपर आरोप लगा, यानी कि तीसरी जो इसकी आलोचना हुई, ये हुई कि इसको संविधान में शामिल करना अतिवाद है, यानी कि संविधान के अंदर इसको जबरदस्ती जोड़ना कहीं ना कहीं अतिवाद है, क्योंकि चाहे इसको कोई माने या ना माने उसकी मजबूरी है कि जो लोग भी संविधान को मानेंगे उनको ये मूल कर्तव्यों को पढ़ना पड़ेगा। ये भी इसकी एक आलोचना थी। और चौथी जो भरपूर आलोचना की गई वो क्या की गई कि मूल अधिकारों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया, मूल कर्तव्यों को छोटा कर दिया गया। तो भैया मूल कर्तव्यों को बड़ा कैसे किया जाए? तो उनका कहना था कि जिस तरीके से मूल अधिकारों को भाग 3 के अंदर जोड़ा गया उसी तरीके से मूल कर्तव्य को भी भाग 3 के अंदर जोड़ना चाहिए था। भाग 4 के अंदर इसको अलग से ऐड करने से इसकी महत्ता जो है वो कम हो गई। तो ये 4 आलोचनाएं मुख्य रूप से की जाती हैं। पहली आलोचना, फिर से बता रहा हूँ कि पहली आलोचना क्या हुई, तो पहली आलोचना यहाँ पर की गई ये
कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। कर अदायगी के ऊपर चर्चा नहीं की गई है, परिवार नियोजन के ऊपर चर्चा नहीं की गई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, यानी कि कर्तव्य जो है वो इतने ही नहीं और होने चाहिए। दूसरी जो चर्चा की गई तो कहा गया कि इसकी जो भाषा है ये बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन है, और ये भाषा जो है वो आम जनों तक पहुंचने में बड़ी तकलीफ होती है। तीसरी जो लाइन बोली गई वो कहा क्या गया कि इसको संविधान में संबद्ध कर देना अतिवाद है, यानी कि जिन लोगों को संविधान नहीं मानना है या मानना है उन सभी लोगों को मूल कर्तव्यों को पढ़ना पड़ेगा, मूल कर्तव्यों को जानना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोपने जैसा है, आम नागरिकों के ऊपर थोपने जैसा है, ये इसकी आलोचना की गई। और चौथी आलोचना क्या की गई कि इसको भाग 3 में ही मूल कर्तव्यों के मूल अधिकारों के साथ ही जोड़ देना चाहिए था। मूल कर्तव्यों को भाग 4 में जोड़ने की वजह से उनका महत्व जो है वो मूल अधिकारों की तुलना में कम हो गया। तो ये आलोचनाएं हैं। तो एक लाइन तो मैंने बोल दिया कि मूल कर्तव्यों को फॉलो करना कोई भी विधिक सम्मत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको उससे नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भी कानून बने हैं जो कहीं ना कहीं मूल कर्तव्यों को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक लाइन पढ़नी पड़ेगी जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी गई है, और वो है वर्मा समिति। कि वर्मा समिति एक समिति बनी थी 1999 में, 99 में। क्या है इसके अंदर जान लीजिए कि वर्मा समिति के अंदर ये चर्चा की गई कि क्या मूल कर्तव्यों को मानने के लिए बाध्य होना है या नहीं होना है। तो उसके लिए एक समिति बनी, वर्मा समिति। कब बनी थी? 1999 में। वर्मा समिति ने खोजबीन किया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मूल कर्तव्य को सपोर्ट करती हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लॉफुल बनाती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लीगल बनाती हैं। तो उसमें कुछ अधिनियमों की चर्चा की जो कहीं ना कहीं मूल कर्तव्यों को सपोर्ट करती हैं। जैसे एक हमारे यहाँ पर अधिनियम है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। ये बना है कब? तो ये बना है 1971 में। नाम से ही लग जा रहा होगा, ये आपको समझ में आ जा रहा होगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो मूल कर्तव्य में कहा गया कि संविधान का पालन करें, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे राष्ट्रगान हैं, उनकी हमको कहीं ना कहीं सम्मान करना होगा, हर जगह सम्मान करना होगा। इसी को सपोर्ट करता हुआ एक अधिनियम है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जो सपोर्ट करता है संविधान के सम्मान को, जो सपोर्ट करता है राष्ट्रगान के सम्मान को, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को। तो वर्मा समिति ने इसको डिफाइन किया। दूसरा जो नाम आता है वो एक नाम आता है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये बना है 1955 के अंदर, यानी 1955 के अंदर। इसमें क्या कहा गया कि जाति या धर्म में अगर आप विभेद करते हैं तो उसके लिए आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी जो हमने कहा कि सामाजिक संस्कृति का सम्मान करें या सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, तो ये उसको सपोर्ट करने वाला एक अधिनियम बना। क्या है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसमें क्या कहा गया कि अगर कहीं पर भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी भी तरीके की संस्कृति के आधार पर अगर आपके साथ विभेद हो रहा है तो उसके वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। किस अधिनियम के अंदर? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अगला जो नाम आता है वो है आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। ये बना है 1951 में। 1951 के अंदर। इसमें क्या कहा गया? तो कहा गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, यानी कि ये प्रतिनिधियों के लिए बना हुआ, जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करने वाले प्रतिनिधि हैं, यानी हम बात कर रहे हैं सांसद और विधायक की। यदि वो किसी तरीके से भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर वो चुनाव जीतते हैं
या जातिगत आधार पर वोट मांगते हैं, पैसे के लिए वोट मांगते हैं या कुछ भी इस तरीके का करते हैं, तो उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए अधिनियम है जिसको नाम दिया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये भी हमारी संस्कृति को सुरक्षित करने का, हमारी जातिगत भावना को अलग या भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने वाला एक अधिनियम है। तो इसको भी मूल कर्तव्यों को सपोर्ट करने वाला अधिनियम माना जाता है। अगला एक और अधिनियम हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये हमारा आया था 1972 में, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि जितने भी दुर्लभ या लुप्त प्राय जीव हैं, एक लाइन हमने बोले कि पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ये हमारे मूल कर्तव्य में था। और कहा गया कि प्राणी मात्र के साथ प्रेम की भावना रखें, यानी कि अगर प्राणी मात्र है तो उसके साथ हमको प्रेम करना है। तो उस लाइन को सपोर्ट करने वाला ये अधिनियम हमारा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसके अंदर कहा गया कि कोई भी दुर्लभ जाति का है या कोई भी लुप्त प्राय अगर वन्य जीव है तो उस कंडीशन में उसका ना तो आप व्यापार कर सकते हैं, ना तो उसका शिकार कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में मूल कर्तव्य तो आपका है, लेकिन ये अपराध की श्रेणी के अंदर भी शामिल किया जाएगा, यानी कि अपराध की श्रेणी में इसको लाया जाएगा। और अगला जो अधिनियम है वो नाम है आपका वन्य संरक्षण अधिनियम। वन्य संरक्षण अधिनियम ये आपका बना था 1980 में। इसके अंदर क्या कहा गया, तो कहा गया कि वनों की कटाई को न्यूनतम किया जाए या वनों की कटाई न किया जाए। और दूसरी चीज इसके अंदर जोड़ी गई कि अगर कोई व्यक्ति वन्य भूमि को किसी गैर वन्य योग्य काम के लिए अगर लगाता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा, यानी कि जो वन की भूमि है वो केवल वन के कार्यों में ही प्रयोग की जाएगी। दूसरे किसी कार्य में अगर आप जोड़ रहे हैं तो मूल कर्तव्यों को तो आप तोड़ ही रहे हो, साथ साथ आप वन संरक्षण अधिनियम 1980 को भी आप तोड़ रहे हो। तो वर्मा समिति के हिसाब से ये 5 मुख्य अधिनियम हैं जो मूल कर्तव्यों को सपोर्ट भी करते हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो बना था 1971 में, इसमें क्या, तो हमारे राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान आदर्शों को हमको सम्मान करना है, संविधान का सम्मान करना है, ये कहा गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसमें क्या कहा गया, तो कहा गया कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते, अलगाव नहीं कर सकते। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, तो भ्रष्टाचार के तरीके से या जाति के आधार पर वोट मांग करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। वन जीव संरक्षण में जीवों जितने भी लुप्त प्राय और दुर्लभ जीव हैं उनका न तो शिकार न तो आप व्यापार कर सकते हैं। वन्य संरक्षण अधिनियम, इसमें क्या कहा गया, तो कहा गया कि वन्य योग्य जो भूमि है उसको आप गैर कामों में आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सब मूल कर्तव्यों को सपोर्ट करने वाले। तो हम लोगों ने मूल कर्तव्यों के बारे में डिस्कशन किया, हम लोगों ने मूल कर्तव्यों की आलोचना पे भी डिस्कशन किया कि क्या क्या कमियां रह गई जो संविधान के आलोचकों ने बोली हैं। साथ ही साथ वर्मा समिति की रिपोर्ट भी हम लोगों ने देख ली जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा मूल कर्तव्य का सेशन आपके सामने रख दिया। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारा साथ देते रहिए, हम आपका साथ देते रहेंगे। सामने एग्जामिनेशंस हैं, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।